विनोद एक बड़े से शहर में अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। विनोद की पत्नी के देहांत के बाद विनोद अकेले ही अपनी दो बेटियों को पाल रहा था। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उनकी सारी बातें माना करता। ऐसे ही एक दिन विनोद की बड़ी बेटी नेहा अपने पिता के पास आती है और उसे बोलती है, पापा, मेघा को कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वो काम कर रही है। आप मुझे दे दो, ऑफिस जाने से पहले मैं उसे दे दूंगी। लेकिन उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं पैसों के बारे में। और किस लिए चाहिए पैसे? कोई काम है तो बता तो सही। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना बताया कि कॉलेज में उसे पैसों की जरूरत है इसलिए, और अभी काम में लगी है, तो आपसे पैसे लेने को उसने मुझे बोला है। इतना भी क्या काम? एक बार मुझसे आकर बोल तो सकती ही थी ना। अच्छा ये बता, कितने पैसे चाहिए उसे? यही कुछ 5,000 चाहिए उसे। आपको तो पता है ना कि कॉलेज में कभी कभी कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाते हैं। आप जल्दी से दे दो, मैं उसे पैसे देकर अपना काम करने लगूं अब। इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? रुक, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेता हूँ। आखिर इतने पैसों का काम क्या पड़ गया है? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? कोई बात नहीं, जाओ खुद ही पूछ लो, तब तो शायद यकीन हो जाए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तू गुस्सा क्यों रही है? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या काम है इतने पैसों का। ये सब आप बाद में भी तो पूछ सकते हो, और उसने बताया तो है कॉलेज में काम है। या आपको लग रहा है कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ? मुझे कुछ बोलना ही नहीं है तुम दोनों बहनों के बीच में। ये ले पैसे। मुझे पता है मेरी बेटियाँ पैसे ले रही हैं तो कोई काम ही होगा, वरना थोड़ी लेंगी। चलो, अब पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब जाकर क्लब में पार्टी करूंगी। और वैसे भी आज तक जैसे पापा और मेघा को नहीं पता चला, आगे भी नहीं पता चलने दूंगी, और पैसों का बिल फटेगा मेघा पर। चलो, अब तो मजे करने का समय है। विनोद नेहा को पैसे दे देता है और नेहा उन पैसों से क्लब में पार्टी करने चली जाती है। नेहा की ये पहली बार की हरकत नहीं थी। नेहा तो ये पहले भी बहुत बार कर चुकी थी। विनोद अपनी बच्चियों की सारी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करता था और वो जो कुछ भी बोलती उन सब चीजों को पूरा करता। कुछ दिन के बाद मेघा शॉपिंग करके घर वापस आती है और अपनी शॉपिंग में लाए कपड़े अपने पिता और नेहा को दिखाते हुए कहती है, ये देखो कितना अच्छा है ना, ये तो इस शहर में ही नहीं है, मैंने खास मंगवाया है ये अंकल से बोलकर। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बेटा, तेरी पसंद है तो अच्छी ही होगी ना। यही तो मैं भी देख रही थी, लेकिन मुझे तो कहीं मिला नहीं। हाँ दीदी, तभी तो मैंने खास मंगवाया है। लेकिन ये तुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू ये मुझे दे दे, मुझ पर अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो मेघा का है ना, तुम जाकर बेटा कुछ और पसंद कर लो, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। ये मेघा के पास ही रहने दो। हाँ हाँ, माँ के जाने के बाद मैं आप दोनों का ध्यान रखती हूँ, और आज जब मुझे कुछ अच्छा लगा है तो पापा आप मुझे वो लेने से मना कर रहे हो। लेकिन बेटा मेरी बातों को समझो, तुम दोनों का ही तो है सब कुछ। पहले मेघा पहन ले, फिर तू भी पहन लियो ना, मना किसने किया है? अच्छा, अब वो पहले पहनेगी सब, और मैं उसके उतरे हुए कपड़े पहनूंगी। मेघा तो आपकी लाडली है ना, तो उसकी बात तो आप मानोगे ही। दीदी आप चुप हो जाओ, आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो आप यही लोगी। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, पापा को हो रही है। मैंने कुछ मांग क्या लिया, पापा तो वो भी मना कर रहे हैं, और यही तुझे चाहिए होता तो पापा कहीं से भी लेकर आ जाते। ठीक है, तू ही पहन ले। अब तो खुश हो जा मेरी माँ। हर मिनट मिनट में गुब्बारे जैसा मुंह बना लेती है तू ही पहनेगी ये ड्रेस। थैंक यू पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो। रुको, मैं अब भी ड्रेस पहन कर आती हूँ। नेहा अपनी लालच में आकर हमेशा अपनी छोटी बहन की लाई चीजें ले लिया करती थी, और अगर वो मना कर दे तो बस वही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर आखिर वो चीज हासिल कर लेती। कुछ दिनों के बाद मेघा का बॉयफ्रेंड अमन उसके घर आता है। मेघा अपने पापा और दीदी को बुलाकर कहती है, पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया तूने? और बेटा तुम क्या करते हो और कब से जानते हो मेरी बेटी को? हम दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं, और अब कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मेरी मम्मी को तो मेघा बहुत पसंद है। अरे ये इतना अच्छा लड़का मेघा को कैसे मिल गया? इसकी जोड़ी तो मेरे साथ ही अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ये तो मेघा से जा टकरा गया।
बातों से तो तुम भी बहुत अच्छे घर के लड़के लगते हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद किया, वो भी इतना अच्छा लड़का पसंद किया है। दीदी आप कुछ नहीं बोलोगी क्या? आपको नहीं अच्छा लगा अमन? नहीं नहीं, अच्छा है बहुत। लेकिन पापा, मेरी शादी से पहले मेघा की शादी कैसे हो सकती है? बड़ी तो मैं हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, आज के जमाने में ये सब कौन देखता है। मेघा ने अपनी पसंद का लड़का बता दिया है, तुझे भी कोई पसंद हो तो बता दे, मैं एक साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। पसंद तो था, लेकिन मेरी पसंद के लड़के को किसी और ने पसंद कर लिया। तो कोई बात नहीं बेटा, बता तो सही, मैं बात करके देखता हूँ। अगर बात बन सकती है तो अच्छी बात है, वरना वो लड़का तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये सोच लियो। हाँ दीदी बताओ ना, कितना अच्छा होगा कि एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी होगी। बताओ बताओ कर रहे हैं दोनों, लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे अमन ही अच्छा लग रहा है? बता दिया तो राशन पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ जाएंगे। क्या हुआ दीदी, बताओ। अरे तुम मुझे दीदी क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी उम्र की ही तो हूँ, मुझे मत दीदी बोलो। आप मेघा की बड़ी बहन हो, उसकी दीदी हो, तो मेरी भी दीदी हुई ना। नहीं, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, तुम्हें मुझे नाम से ही बुलाना होगा, ठीक है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बता भी दे कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है। नहीं पापा, रहने दो, अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो, आपको उस लड़के से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि आप हो ही इतनी अच्छी। हाँ, लेकिन अब जल्दी से अमन के घर वालों से बात करके इन दोनों की शादी फिक्स कर देता हूँ। फिर नेहा के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना है ना। उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि शादी तो मैं मन से ही करूँगी। जो मुझे पसंद है उसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकती। नेहा वहाँ तो सबके आगे मान जाती है, लेकिन उसके दिल की सुई अब अमन पर आकर अटक गई थी। विनोद अमन के घर वालों से बात करके शादी तय कर देता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है। शादी के लिए जैसे ही मेघा जा रही थी, तभी वहाँ नेहा आकर उसके सर पर जोर से डंडा मारती है और उसे बेहोश कर देती है और खुद जाकर उसकी जगह दुल्हन बनकर मंडप पर बैठ जाती है। शादी शुरू होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेघा को जैसे तैसे होश आता है और वो मंडप तक पहुंच जाती है। वहाँ उसकी ऐसी हालत सब देखते हैं और विनोद कहता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ हो तो अमन के साथ मंडप में कौन है? पापा ये सब दीदी ने किया है, वही मेरी जगह मंडप में आ गई। नेहा तुझे शर्म नहीं आती है अपनी ही छोटी बहन की खुशियों में आग लगाते हुए? हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे अमन अच्छा लगता है तो मैंने ये सब कर दिया। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं शादी मेघा से ही करूँगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आज तक तूने झूठ बोलकर इतनी बार पैसे लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तेरा लालच इतना बढ़ गया कि तू अपनी ही छोटी बहन की खुशियों को खा रही है। तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। सबको सच्चाई पता चल जाती है और अमन मेघा के साथ सारे विधि विधान के साथ शादी करता है। आज नेहा की लालच का असर उस पर ही हुआ। अब नेहा के साथ कोई खड़ा नहीं था और उसके पास पछतावे के सिवाय कुछ बचा नहीं था। शिवानी 9 बजने के बाद भी अपनी आंखें खोले अपने बिस्तर पर चादर ताने पड़ी रहती है। तभी हाथ में झाड़ू लिए उसकी माँ वैशाली गुस्से में उसके कमरे में बड़बड़ाते हुए आती है। इस नासपिटी को तो मैं झाड़ू से इतने झाड़े लगाऊंगी कि देर से उठने की आदत ही छूमंतर हो जाएगी। शिवानी, शिवानी। ये सब बोलते हुए वो कमरे में आती है और झाड़ू लिए शिवानी को मारने ही वाली होती है कि तभी बिस्तर पर लेटी हुई शिवानी झाड़ू पकड़कर फेंकते हुए बोलती है, माँ, सुबह सुबह अपनी ही औलाद पर हिंसा। हाय दैया, तू तो जागी हुई है, फिर बिस्तर क्यों नहीं छोड़ रही है? घड़ी देखने लायक 9 बज चुके हैं। पता है माँ, लेकिन आज उठने का शुभ मुहूर्त 9:13 पर है, इसलिए मैं 13 मिनट के बाद ही बिस्तर छोड़ूंगी। शुभ मुहूर्त? अरे जागने का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है क्या? निकम्मी, उठ और तैयार हो, कॉलेज तेरी जगह तेरी अम्मा नहीं जाएगी। और शुभ मुहूर्त पर उठकर क्या ही शुभ हो जाएगा? माँ, दिन की शुरुआत शुभ मुहूर्त पर उठने से ही की जाती है ना, और शुभ मुहूर्त पर चीजें होने से कुछ भी अशुभ नहीं होता। सुबह सुबह पता नहीं क्या शुभ अशुभ मुहूर्त लेकर बैठ गई है। अरे तुझे इतना नहीं पता, जब जागो तभी सवेरा, उठ जल्दी उठ। तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जबरदस्ती उठाने लगती है। लेकिन घड़ी में 9:13 का शुभ मुहूर्त होने के बाद ही शिवानी बिस्तर छोड़ती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है।
और बेचारी उसकी माँ उसे घूरती ही रह जाती है। शिवानी मॉडर्न जमाने की लड़की तो थी, लेकिन वो शुभ अशुभ में बहुत विश्वास करती थी। इसीलिए अपने ज्यादातर काम वो शुभ मुहूर्त पर ही किया करती थी, जिसके कारण उसकी माँ उसे कितना भी कुछ कहती, वो हमेशा अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया करती। एक रोज जब वो खाना खा रही होती है, तभी उसकी माँ उसकी प्लेट में एक पराठा रखते हुए कहती है, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दे, और सुन, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो उनके सामने अच्छे से पेश आइयो। लड़के वाले? कल? अरे मुझे पहले बता देती ना। कोई नहीं, अभी मैं कल से शुभ मुहूर्त देखती हूँ। आप लड़के वालों को उसी समय पर आने को कहना, ठीक है? ओ शुभ मुहूर्त की अम्मा, वो कल सुबह ही 10 बजे आ रहे हैं, और ये अपना शुभ अशुभ का पुराण कल शुरू मत कर दियो। अच्छे घर का रिश्ता है तो उनके सामने कोई भी फालतू बकवास नहीं करनी, समझ आई? पर माँ, तेरा परवर जाए चूल्हे में, चुपचाप खाना खा। वैशाली शिवानी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शिवानी बढ़िया सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर में लड़के वाले भी घर आ जाते हैं। तभी अपने कमरे में बैठी शिवानी खुद से कहती है, आज तो शादी के लिए लड़के से मिलने का शुभ मुहूर्त आधे घंटे बाद का है। अगर माँ ने मुझे शुभ मुहूर्त से पहले ही लड़के से मिलवा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मुझे लड़के का चेहरा शुभ मुहूर्त पर देखना होगा, तभी आगे की बातचीत सही रहेगी। वो खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। कुछ देर में शिवानी घूंघट से अपना मुंह छुपाए चाय समोसे लिए हॉल में आती है। लड़का और लड़की की माँ शिवानी को घूंघट में देखकर हैरान होते हैं और बोल पड़ते हैं, बहन जी, यही आपकी बेटी है क्या? हाँ, लग तो मेरी ही रही है। अब ये नालायक घूंघट करके क्यों आ गई? आप लोग चाय लीजिए ना। खाना पीना तो होता रहेगा बेटी, पहले ये घूंघट हटाकर हमें तुम्हारा चेहरा तो देख लेने दो। नहीं, अभी घूंघट हटाने का समय नहीं हुआ है। समय नहीं हुआ है मतलब? ये क्या बात हुई बहन जी? हम यहाँ लड़की देखने आए हैं और लड़की ने ही घूंघट कर रखा है। कहीं इसके चेहरे पर कोई दाग वाग तो नहीं है? बस 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब हुआ शुभ मुहूर्त। इतना कहकर शिवानी अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, माफ कीजिए, वो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए घूंघट नहीं हटा रही थी। कोई बात नहीं, देर से ही सही, चांद घूंघट से बाहर तो आया। और सही समय पर भी। दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत होती है और दोनों ओर से हाँ होने पर 1 महीने के भीतर ही दोनों की शादी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त पर हो जाती है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी कट रही थी कि एक रोज आकाश वॉशरूम से नहाकर बाहर आ ही रहा होता है कि तभी शिवानी वहाँ आकर कहती है, रुको, अभी कदम बाहर मत रखना, रुकिए। अरे क्या हो गया? मैं अच्छे से नहा लिया और अपने कपड़े भी खुद ही धोए हैं, फिर क्यों वॉशरूम में रहूं? अरे आप भी ना राहु काल में नहाने चले गए, वो अशुभ समय होता है। अभी जब तक शुभ मुहूर्त नहीं शुरू होता आप बाहर नहीं जा सकते। शुभ मुहूर्त? अभी नहाने का शुभ मुहूर्त भी होता है क्या? अभी मैं अंदर खड़े खड़े नाचूं क्या या दोबारा नहा लूं? हाँ नहा लो, ठीक 5 मिनट बाद बाहर आना, वो भी पहले अपना दायां पैर कमरे में रखना, फिर सब शुभ होगा। अरे पर शिवानी आकाश के बोलने से पहले ही वॉशरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और ठीक 5 मिनट बाद राहुकाल के खत्म होने पर खोलती है। तब कहीं जाकर आकाश बाहर आता है। इस तरह ससुराल में भी शिवानी अपने कामों को शुभ मुहूर्त पर ही करती, साथ ही घर वालों को भी शुभ मुहूर्त के हिसाब से चलने को कहती। एक रोज वो शाम के 7 बजे ही टेबल पर खाना लगा देती है। तभी बाहर से टहलकर आई उसकी सास कहती है, बहू, तूने बड़ी जल्दी खाना नहीं बना लिया? हाँ सासू माँ, बना लिया और लगा भी दिया, आइए खा लीजिए। खा लीजिए? अरे कुछ देर पहले ही तो मैं चाय पीकर टहलने गई थी, मुझे अभी भूख नहीं है। और फिर आकाश भी तो अभी तक लौटा नहीं है ऑफिस से। सासू माँ देखो, खाने का शुभ मुहूर्त सही 7 से 8 के बीच का है आज, और मैंने उनको भी फोन करके कह दिया था कि इस शुभ मुहूर्त के बीच में ही वो बाहर से कुछ खा लें। क्या ये शुभ समय करती रहती है? शुभ समय बस कुछ जरूरी और अच्छे कामों को करते वक्त देखा जाता है, हमेशा नहीं बहू। सासू माँ देखो, शुभ समय पर खाना खाया तो खाना तन पर लगेगा, और उसके बाद खाया तो क्या खाना हजम नहीं होगा या दस्त लग जाएंगे? हाँ, अरे इसके बाद राक्षसों के खाने का समय हो जाता है सासू माँ, यानी अशुभ समय। अभी राक्षस थोड़ी है सासू माँ, आइए खाना खाइए, भूख खुद लग जाएगी। इतना कहकर
वो जबरदस्ती अपनी सास को बैठाकर खाना खिला देती है और अपनी बहू के शुभ समय के चक्कर में उसे भूख ना होने पर भी इतनी जल्दी खाना खाना पड़ता है। समय बीतता है। अपनी बहू की हर काम शुभ मुहूर्त पर करने वाली आदत से परेशान विजया का दिनचर्या ही बिगड़ जाता है। एक रोज आकाश एक जमीन के कागज लेकर घर आता है और खुशी से कहता है, माँ, जिस जमीन को खरीदने के लिए मैं कब से पैसे होने का इंतजार कर रहा था, आज मैं डीलर से बात करके उसके पेपर्स ले आया हूँ। इस पर साइन कर दो। 1 मिनट, नहीं नहीं सासू माँ, अभी 5 दिन तक कुछ भी नया खरीदने का शुभ मुहूर्त नहीं है। देखिए, अभी ये जमीन मत ही लीजिए। अरे बहू, ये जमीन हम अभी खरीद लेंगे तो बाद में हमें बहुत फायदा होगा। यही अच्छा मौका है। आकाश भी इसके लिए कब से पैसे जोड़ रहा था। हाँ सासू माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर गलत मुहूर्त पर ये जमीन खरीदी तो फायदा नहीं नुकसान देगी, और मैं अपने परिवार को नुकसान में नहीं देखना चाहती। शिवानी के इतना कहने पर आकाश और विजया उस जमीन को नहीं खरीदते। करीब 1 हफ्ते बाद न्यूज़ पर उसी जमीन के भाव 4 गुना बढ़ने की खबर आती है, जिसे देख आकाश अपना सर पकड़ लेता है। तभी शिवानी शॉपिंग पर जाने के लिए उससे पैसे मांगती है, तो आकाश कहता है, अभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पैसे देने का शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए अगले साल पैसे लेना शुभ मुहूर्त पर। क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हारे शुभ मुहूर्त के चक्कर में अच्छी खासी जमीन मेरे हाथों से निकल गई। अभी जिसने जमीन खरीदी होगी वो मेरी जगह जश्न मना रहा होगा। पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं बहू, माना शुभ समय का काम करने से उसका परिणाम अच्छा निकलता है, लेकिन कभी कभी काम समय पर करने से वो शुभ समय भी हो जाता है। इसीलिए आज के बाद तू बस मेहरबानी कर। ये याद रखना कि अच्छे काम को करने का कोई शुभ समय नहीं होता है। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं सासू माँ। शिवानी समझ जाती है कि हर काम को शुभ मुहूर्त पर करने के इंतजार में बैठे रहे तो कोई काम समय से हो ही नहीं पाएगा। नीता अपने कॉलेज से घर आकर गुस्से में अपना बैग फेंकते हुए अपनी माँ माला से कहती है, माँ, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वहाँ सब मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं, मेरे कपड़ों का मजाक बनाते हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ना सबसे महंगे कपड़े पहनकर खड़ी होंगी, फिर कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। बेटा, गरीबों को ऐसे अमीर वाले सपने नहीं देखने चाहिए। तू तो जानती है मेरे पास तुझे पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। वो तो तुझे कॉलेज में तेरी मेहनत के बलबूते स्कॉलरशिप मिल गई, पर न हमारे खानदान में किसी ने कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है। नहीं माँ, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। मैं केवल अमीरों की तरह सपने देखना नहीं जानती, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी कर सकती हूँ। ये सब बातें छोड़, देख तेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बिना दान दहेज के वो लोग शादी के लिए तैयार है, तो तू भी जरा देख ले लड़के को। माँ, यहाँ मेरे सपने इतने बड़े हैं और आपको मेरी शादी करने की पड़ी है। देख नीता, बहुत हो गए तेरे अमीरों वाले सपने। अब अगर तुझे कोई सपना देखना है तो अपने ससुराल जाकर देखियो। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है कि जवान लड़के को घर पे बैठा के रखूं, फिर लोगों के ताने भी हंसते हंसते सुनूं। इस गरीबी ने तो पहले ही जान ले रखी है, इस उम्र में लोगों के ताने सच में मुझे मार देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस पर अपनी माँ की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते अगले दिन जब सागर नाम का लड़का अपनी माँ अंकिता के साथ आता है तो नीता चुपचाप उनके सामने आकर बैठ जाती है, जिसके बाद अंकिता माला से कहती है, देखिए माला बहन, हम लोग भी इतने ठीक हाल में नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं कि बेटे का घर बस जाए। बस बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी लड़की जो घर संभाल ले, और शादी भी इतनी धूमधाम से करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मंदिर में कर लेंगे, दोनों तरफ वालों के पैसे बचेंगे, क्योंकि हम भी गरीब हैं। शादी के लिए कर्जा लेने से अच्छा है साधारण तरीके से शादी करके बच्चों का घर बस जाए बस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरी भी हालत ऐसी ही है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती हूँ। अब बस बेटी की शादी हो जाए तो थोड़ी मुक्त हो जाऊँ चिंता से। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और अगले ही महीने सागर संग नीता की शादी पास के ही एक मंदिर में करवा देते हैं। शादी के बाद जब नीता अपने ससुराल आती है तो वहाँ के हालातों को देखकर कहती है, मेरी हालत तो आसमान से गिरी खजूर में अटकी ऐसी हो गई है। गरीबी से निकलकर फिर से गरीबी में आ गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। शादी इतनी धूमधाम से होगी, पूरा मोहल्ला आएगा मेरी शादी में, महंगे महंगे लहंगे साड़ियाँ होंगे, पति का इंतजार करूंगी, लेकिन यहाँ तो। क्या सोच रही हैं अपनी तजी? हाँ, शायद यही सोच रही होंगी कि कैसी शादी है, ना ढोल नगाड़े ना आलीशान टेंट,
लेकिन हमारे हालत ऐसे अमीरों वाली शादी करने के नहीं थे। ऐसी शादी तो हम सपनों में ही देखते हैं। तो सपने सच करने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आप देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ आपकी बारात आएगी, वो भी इस मोहल्ले के सबसे बड़े और अमीर घर में। अमीर होने के बाद हम दोबारा धूमधाम से शादी करेंगे। आप भी ना, गरीब होकर ये अमीरों वाले सपने कैसे देख लेती हैं? चलिए कोई नहीं, हमारे पास ये सपने ही होते हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अंदर चलिए। अंकिता अपनी नई बहू का स्वागत करती है, जिसके बाद जब दोनों पति पत्नी आराम करने कमरे में जाते हैं तो उनके कमरे का पंखा बंद पड़ जाता है। ये देखकर सागर कहता है, माफ करना, ये पंखा ना मन का मालिक हो रहा है, कभी भी बंद हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी ठीक करता हूँ इसको। सागर एक लकड़ी की लंबी सी डंडी से पंखे को घुमाता है, जिसके बाद पंखा चलने लगता है। ये देखकर नीता सागर से कहती है, देखिए, जब हमारे कमरे में एसी लगा होगा ना, कभी आपको उसे ऐसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पंखे से तो लाख गुना ठंडी हवा देगा एसी। आप और आपके अमीरों वाले सपने। चलिए अब सो जाइए। नीता अब जब से अपने ससुराल आई थी तब से बस अपने हालातों को बदलने के सपने देखती थी। उसके सपने भी आम सपने नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े अमीरों वाले सपने थे। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले के नल से नीता पानी भरने गई तो वहाँ पहले से बहुत औरतें थी और पहली बार नीता को वहाँ देखकर एक पड़ोसन कमला उससे कहती है, अरे अंकिता की बहू, आज तू आई है पानी भरने, तेरी सास कहाँ है आज? वो माँ जी का आज सिर दर्द था तो उन्होंने मुझे भेज दिया पानी भरने। वैसे कब आएगा पानी? पानी तो आ रहा है, वो देख। नल में से बूंद बूंद पानी आता देखकर नीता कहती है, ये पानी आ रहा है? अरे ऐसे तो पानी भरने में सबको पूरा दिन लग जाएगा। क्या करें, हम गरीबों के मोहल्ले के यही हाल है। तुम भी तो गरीब घर से ही हो, वहाँ पानी क्या तेज आता था? पता नहीं, मैं कभी गई ही नहीं पानी भरने। लेकिन अब मुझे समझ आया कि माँ इतनी सुबह क्यों निकल जाती थी और शाम को पानी की टोकनी लेकर वापस आती थी। ये तो गलत है। अब आप सब देखना, मैं अपने घर के बाहर नल लगवाऊंगी जिसमें 2400 घंटे मीठा पानी आएगा, जब चाहे तब भर। तुम कोई मिनिस्टर हो क्या? ऐसे दान पुण्य के सपने अमीर देखे तो सोचे भी कि पूरे होंगे। खुद एक गरीब के घर की बेटी और बहू हो और तुम्हारे सपने अमीरों की तरह खर्चे करने वाले हैं। कमला की बात पर सभी हंसने लगते हैं और ये सब देखकर नीता को बुरा लगता है और वो घर वापस आ जाती है। उसको गुस्से में देखकर उसकी सास अंकिता उससे कहती है, बहू क्या हुआ, पानी नहीं भरा और तू इतनी गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? माँ जी, हम ना इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाएंगे, अच्छी जगह, अच्छा सा घर लेंगे, वहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ के लोग ना खुद तो सपने देखते नहीं हैं और किसी और को देखने नहीं देते। बहू, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई सपने देखते हुए। मैं भी तेरी तरह सोचती थी कि मैं इस घर को बड़ा करूंगी, अपने हालात बदलूंगी। लेकिन हम गरीबों को अमीरों वाले सपने देखने की आजादी तो होती है, लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं। इसलिए तू भी अपनी वास्तविकता को समझ। हम गरीब हैं, इतने बड़े सपने मत देख जिनके पूरे ना होने पर तुझे दुख हो। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल ये सब छोड़, आजा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खा ले। अंकिता नीता को खीर खिलाने ही जाती है कि इतने में सागर हाथों में न्यूज़पेपर लेकर भागा भागा घर आता है और घर आते ही कहता है, नीता, तुम्हारे सपने पूरे हो गए। आखिर एक गरीब बहू ने कर दिखाया। अरे क्या कर दिखाया? कौन से सपने? मुझे भी कोई बताएगा? माँ, आपकी ये गरीब बहू कलेक्टर बन गई, इस पूरे राज्य में अव्वल आई है। इसकी फोटो छपी है अखबार में। क्या मेरी परीक्षा का नतीजा आ गया? मैं तो भूल ही गई थी कि आज वो भी आना है। कौन सी परीक्षा बहू? माँ जी, मैंने शादी से पहले सरकारी पद के लिए परीक्षा दी थी। वो मेरे सपने को पूरा करने के लिए आखिरी कदम था, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी के बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। और वो पद था जिले के कलेक्टर का। बहू, इसका मतलब तू एक कलेक्टर बन गई। मेरी गरीब बहू ने अपने सपने सिर्फ देखे ही नहीं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी की है। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। तूने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। हाँ माँ जी,
माना मैंने कि मेरे सपने अमीरों वाले हैं, लेकिन मैंने हमेशा से सोचा था मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं करके भी दिखाऊंगी, जो आज मैंने कर दिखाया। पूरा परिवार नीता को बधाई देता है। न्यूज चैनल पर नीता का इंटरव्यू होता है। सभी को नीता की गरीब बहू होकर अमीर सपने देखने की आदत का पता चलता है और नीता सबके लिए एक मिसाल बनती है। अब सरकारी पद मिलने के कारण नीता को एक सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट होती है। साथ ही वो अपनी माँ को भी अपने पास रखती है और वो मोहल्ले वालों के घर के पास एक साफ पानी का नल लगवाते हुए कहती है, मोहल्ले वालों, मैंने एक सपना ये भी देखा था कि मेरे घर के आगे एक नल होगा जिसमें आप 2400 घंटे मीठा पानी भर पाएंगे। तो ये रहा मेरा सपना सच हो गया। अब आपको पानी के लिए घंटों इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बहू, तूने तो ये साबित कर दिया कि गरीबों के अमीरों वाले सपने भी पूरे होते हैं अगर मेहनत की जाए तो। सभी मोहल्ले वाले नीता की तारीफ करते हुए नहीं थकते, जिसके बाद नीता अपने पति से कहती है, अब एक और सपना है मेरा, क्या? धूमधाम से शादी करने का। तो बताइए क्या ख्याल है आपका? सागर भी इस बात पर हंस पड़ता है। लेकिन कुछ ही समय बाद नीता दोबारा धूमधाम गाजे बाजे के साथ अपने पति सागर से शादी करती है और इसी के साथ उसके अमीरों वाले सभी सपने पूरे होते हैं। और अब अमीर के घर उस गरीब बहू के किस्से होते हैं। घर में पंखे की जगह एसी ले लेता है। गरीबी अमीरी में बदल जाती है, वो भी मेहनत के बलबूते पर। अक्षय अपनी बीवी सुमन के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। पूरा घर अच्छे से सजा हुआ था। मेहमान खाने का मजा ले रहे थे। तभी हाथों में जाम लिए अक्षय कहता है, अटेंशन एवरीबॉडी, आज मेरे और मेरी बीवी के लिए बहुत मुबारक समा है। आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा साथ यूं ही बना रहे। सुमन, माय लाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ, आई लव यू ऑलवेज। लव यू टू अक्षय। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ जो आपकी इस खुशी को और ज्यादा बढ़ा देगी। सच में? बताओ फिर। आई एम प्रेग्नेंट। आप पापा बनने वाले हैं। ओह वाओ वाओ सुमन, सच में तुमने तो आज मुझे दुनिया जहान की सारी खुशी दे दी। इतना कहकर अक्षय सुमन को जोर से गले लगा लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सुमन भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी वो देखती है शीशे पर लाल रंग से बड़ा बड़ा आई विल किल यू लिखा होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और चिल्लाती है, अक्षय, अक्षय जल्दी आओ। क्या हुआ सुमन, सब ठीक है ना? वो शीशे पर देखो क्या लिखा है। अरे ये किसने किया? सुमन तुम डरो मत, किसी ने मजाक किया होगा। रुको मैं साफ कर देता हूँ। अक्षय जल्दी से पास में रखा हुआ तौलिया उठाकर शीशा साफ कर देता है और उससे कहता है, सुमन देखो, अब वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है? कोई मजाक कर रहा होगा, तुम भी ना खामखा डर जाती हो। आओ चलो आराम करो, वैसे भी सुबह से आराम नहीं किया है। इतना कहकर अक्षय सुमन को बाथरूम से बाहर ले आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। सुमन गहरी नींद में थी। तभी फोन की वाइब्रेशन से अक्षय की नींद खुल जाती है और उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। शीशे पर लिखा हुआ तो तुमने साफ कर दिया अक्षय, पर किस्मत में लिखा हुआ कैसे कर पाओगे? मौत तो होगी, वो भी मेरे हाथों। आगे आगे देखो होता है क्या। माय डियर लव। मैसेज को पढ़ते ही अक्षय के पसीने छूटने लगते हैं और वो फोन को फ्लाइट मोड पर करके सो जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। अक्षय सुमन से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन जब सुमन मार्केट से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक लड़की ताशु सड़क के किनारे बेहोश नजर आती है। सुमन उसके पास जाती है और उसे होश में लाते हुए कहती है, हेलो हेलो, सुनिए, होश में आइए। आप ठीक तो है ना? सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताशु है। मैं यहाँ कैसे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सर बहुत घूम रहा है। आप उठिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। इतना कहकर सुमन ताशु को अपने घर ले जाती है और उसे कुछ खाने पीने को देती है। तभी ताशु रोते हुए उससे कहती है, दरअसल मैं पटना से दिल्ली जा रही थी, पर कुछ लोगों ने रास्ते में ही मेरा अपहरण कर लिया और उसके बाद फिर मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़ के चले गए।
अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं जानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, तुम चिंता मत करो। जब तक रहने को ठिकाना नहीं मिल जाता तुम यहीं रहो मेरे पास इस घर में, और जो हुआ उसे भूल जाओ। इतना कहकर सुमन ताशु को गले लगा लेती। शाम को जैसे ही अक्षय घर आता है तब सुमन उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद सुमन के ताशु को घर पर रखने से अक्षय को कोई एतराज नहीं होता। ऐसे ही एक सुबह फोन पर एक मैसेज आता है। हेलो पोकेमॉन, कैसे हो? मेरा डर तो बना हुआ है ना, तुम्हारी जिंदगी में तो आ चुकी हूँ मैं। अब बस तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को मौत की नींद सुलाना है। बहुत दर्द दिया था ना तुमने मुझे, अब वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी। रोज थोड़ा थोड़ा करके मारूंगी, तब जाकर कहीं मुझे तसल्ली मिलेगी। इस मैसेज को पढ़कर अक्षय उस नंबर पर बार बार कॉल करता है, पर फोन नहीं मिलता। बौखलाया हुआ अक्षय पूरे घर में घूमता है, पर उसे कोई कहीं नहीं दिखता। वहीं ताशु के घर आ जाने से सुमन भी सारा दिन उसी के साथ बिजी रहने लगती है, पर अक्षय की हालत हर दिन के साथ और खराब होती जाती है। ऐसे ही एक दिन जब अक्षय अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। हेलो मेरी जान, जाओ जाकर अपनी सुमन को बचा लो। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, रोक सको तो रोक लो। बाय बाय सुमन, बाय बाय बेबी। इससे पहले कि अक्षय कुछ कह पाता, कॉल कट हो जाती है। अक्षय जल्दी से कार की चाबी उठाकर घर को जाता है और डोर बेल बजाता है। ताशु दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे आप इतना जल्दी कैसे आ गए? सुमन, सुमन कहाँ हो तुम सुमन? हाँ जी, क्या हुआ? यही तो हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और आप इतना डरे हुए क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। तभी अक्षय का फोन फिर से बजता है। ओले ओले मेरा पोकेमॉन फिर से डर गया। यही डर चाहिए मुझे। आज तो छोड़ दिया, पर हर बार नहीं छोड़ूंगी। बदला तो होकर रहेगा। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है और सुमन कहती है, क्या हुआ अक्षय, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं सुमन, बस ऑफिस में काम करते हुए आंख लग गई और एक बुरा सपना देखा मैंने, तो बस डर गया था। अरे डरना कैसा, मैं ठीक हूँ सच में। वक्त गुजरता जाता है, हर दिन के साथ साथ अक्षय का डर बढ़ता ही जाता है। वहीं सुमन की प्रेगनेंसी को भी 7 महीने पूरे हो जाते हैं और ताशु अक्षय से एक दिन कहती है, वो मैं कह रही थी कि सुमन को 8वां महीना लग गया है, तो क्यों ना हम उसकी एक छोटी सी गोद भराई की रस्म रख ले। सब तैयारी मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। इतना कहकर अक्षय वहाँ से चला जाता है। जहाँ एक तरफ घर में खुशियों का माहौल था, वहीं अक्षय को दिन रात सुमन और अपने बच्चे को खो देने का डर था। गोद भराई का दिन आ जाता है। सुमन को रस्म के लिए तैयार कर ताशु उसे सभी के बीच बिठा देती है। तभी अक्षय का फोन बजता है। इतना खुशी का माहौल है मेरी जान, और तुमने मुझे ही नहीं बुलाया। ओ, ये तो गलत बात है ना, पर मुझसे वेट नहीं हुआ कि तुम मुझे इनवाइट करो, इसीलिए बिना बताए आ गई। और अब जब आ ही गई हूँ तो काम खत्म करके जाऊंगी। इस खुशी के माहौल को मातम में तो मैं बदल ही दूंगी। बस एक बार मुंह मीठा कराने की देर है। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है और अक्षय हर तरफ देखने लगता है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी ताशु हाथों में बादाम का हलवा ले आती है और सुमन से कहती है, ये लो सुमन हलवा, मुंह मीठा करो और रस्म को पूरा करो। नहीं सुमन, तुम ये हलवा नहीं खाओगी। क्या हुआ अक्षय, क्या बात है? तुम ये अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ अक्षय, क्या हुआ? इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मार देगी तुम्हें। वो वापस आ गई, मारना चाहती है तुम्हें और हमारे बच्चे को। कौन अक्षय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। अक्षय ऋषिका नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। ऋषिका के पैसे पर अक्षय दिन रात ऐश किया करता था। साथ ही उसकी जिंदगी में ऋषिका के अलावा भी कई लड़कियां थीं। जब इन बातों की खबर ऋषिका को हुई, तब अक्षय ने उसे छोड़ देने का फैसला किया। उस वक्त ऋषिका प्रेग्नेंट थी। हालातों की हारी हुई ऋषिका खुद को खत्म करने के लिए एक नदी में कूद जाती है। इस हादसे में उसका बच्चा मर जाता है, पर आसपास के कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया और अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, ताकि तुम मुझे पहचान न सको और ताशु बनकर तुम्हारी जिंदगी में आए।
और मैंने इस हलवे में कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि अपनी कोख में पल रहे बच्चे को खो देने का गम क्या होता है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो बस तुम्हें इस दर्द का एहसास दिलाना चाहती थी जो तुमने मुझे दिया था। इतना कहकर ताशु वहाँ से चली जाती है, पर अक्षय का सच जानने के बाद सुमन भी उसके साथ नहीं रहती और उसी वक्त घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है।